बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को लेकर के अपनी राय में बदलाव करते हुए एक बहुत बड़ा बयान दिया है। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से सलमान खान को दी गई धमकी के संदर्भ में पप्पू यादव ने कहा कि सलमान खान की सुरक्षा का दायित्व सरकार का है, उनका नहीं। ये बयान उन्होंने एक फेसबुक लाइव सत्र के दौरान दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी खुद की जान को लेकर के मिल रही धमकियों का भी जिक्र किया है। जब पप्पू यादव ने कहा है कि चाहे खतरा हो या फिर आलोचना, वे अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं और फिर सिद्धांतों के प्रति समर्पित है। उन्होंने साहसपूर्वक घोषणा की है कि वे 3 नवंबर को यानी कि आज झारखंड जाने वाले हैं और फिर अपने दुश्मनों को चुनौती दी है कि अगर वे चाहे तो फिर आकर के उन्हें हटा दें। उन्होंने कहा कि जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्य पथ पर चलना मेरे हाथ में है। सांसद पप्पू यादव ने यह भी साफ कर दिया है कि वे किसी सुरक्षा की मांग नहीं कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहों को नकारा है, जिसमें कहा जा रहा था कि वे डर के कारण सुरक्षा चाहते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि जीना या फिर मरना मेरे हाथ या फिर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन काम करना और फिर अपने कर्तव्य पथ पर चलना मेरे हाथ में है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के बिजली कंपनी के द्वारा कई नए आदेश जारी कर दिए गए हैं, ताकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को किसी तरीके की परेशानी ना हो। यह खबर के अनुसार नए आदेश के मुताबिक बिहार में बिजली कंपनी के स्मार्ट प्रीपेड मीटर ऐप में तकनीकी खराबी के कारण उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा और लोगों को पहले की तरह ही बिजली की सप्लाई होती रहेगी। आपको बता दूं कि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के ऐप में तकनीकी गड़बड़ी चल रही है, जिसके कारण कुछ बिजली उपभोक्ताओं को चिंता सता रही है। कंपनी ने कहा है कि रिचार्ज की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है। उपभोक्ता अधिकृत काउंटर पर जाकर के भी रिचार्ज करा सकते हैं। वहीं पर बिजली कंपनी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं के लिए रिचार्ज के कई वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है। दोस्तों छठ महापर्व षष्ठी को मनाया जाने वाला पर्व है। ये पर्व नियम, संयम और फिर तपस्या का पर्व है, जो कि 4 दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारी हफ्ते भर पहले से ही शुरू हो जाती है। आपको बता दूं कि लोग सूर्य को जीवनदाता मानता है और छठी को संतान की देवी। इस पर्व के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य, जल और फिर वायु, इन तीनों तत्वों की पूजा की जाती है। आपको बता दूं कि छठ पर्व मूल रूप से बिहार और फिर पूर्वांचल से शुरू हुआ है, लेकिन अब ये भारत के अलग अलग राज्यों और फिर विदेशों में भी मनाया जाता है। बिहार और पूर्वांचल वासी ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब छठ पर्व के प्रति आस्थावान होकर के छठ व्रत करने लगे हैं। छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जो कि प्रकृति की पूजा करने के साथ उससे जुड़े रहने का अनुभव कराती है। अब सवाल है कि आखिर इस साल 2024 में छठ पर्व कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दूं कि इस साल 2024 में 7 नवंबर दिन गुरुवार को तड़के सुबह पूर्वाह्न 12:41 पर शुरू होगा, जो कि 8 नवंबर दिन शुक्रवार को तड़के सुबह पूर्वाह्न 12:34 पर समाप्त होगी। जब पंचमी तिथि यानी कि 6 नवंबर को खरना पड़ रहा है। जब दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद शाम में व्रती महिलाएं छठ पूजा करके प्रसाद ग्रहण करेगी। इसी के बाद से लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में छठ पूजा में छठी और सूर्य की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। या दीपावली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है, जिसमें शुरुआत होती है नहाए खाएं और फिर खरना, या फिर डूबते और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। या इसमें व्रती महिलाएं नदी में कमर तक जल में डूब करके सूर्य को अर्घ्य दे करके उनकी पूजा करती है। या इसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो बेहद ही कठिन माना जाता है। या पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा करने से व्रती का आरोग्यता, सुख, समृद्धि, संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी फीस का खुलासा किया है। बिहार के बेलागंज में एक सभा को संबोधन के दौरान उन्होंने अपना फीस और फिर अभियान के वित्तीय संसाधनों के बारे में जानकारी दी है। जहाँ उनके अनुसार ये किसी भी चुनाव में परामर्श देने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की फीस लेते हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने 31 अक्टूबर को बिहार में आगामी उपचुनाव के प्रचार के दौरान अपनी फीस का खुलासा कर दिया है। सभा के दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि अक्सर लोग उनसे पूछते हैं कि वे अपने अभियान
अभियानों का खर्च कैसे उठाते हैं। उन्होंने कहा है कि 10 राज्यों में सरकारें मेरी रणनीतियों पर चल रही है। क्या आपको लगता है कि मेरे पास तंबू कनात लगाने के पैसे नहीं होंगे? जब बिहार में मेरी तरह की फीस के बारे में किसी ने नहीं सुना होगा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि अगर मैं किसी एक चुनाव में परामर्श दूं तो फिर मेरी फीस 100 करोड़ रुपए या फिर उससे भी ज्यादा होती है। इसी एक फीस से मैं अगले 2 साल तक अपने अभियान का खर्च उठा सकता हूं। उन्होंने अपने आत्मविश्वास को व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में उनकी जैसी फीस कोई और नहीं लेता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बिहार के 4 विधानसभा सीटों के लिए आगामी उपचुनाव में उम्मीदवार उतारे हैं। जब बेलागंज से मोहम्मद अमजद, इमामगंज से जितेंद्र पासवान, रामगढ़ से सुशील कुमार सिंह कुशवाहा और तराड़ी से किरण सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। दोस्तों, बिहार में सिंगल लेन वाली सड़कें अब चौड़ी होगी और डबल लेन की बनेगी। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 3.75 मीटर चौड़ी सिंगल लेन वाले स्टेट हाईवे सहित मुख्य जिला सड़कों की चौड़ाई बढ़ा करके उसे डबल लेन करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि वर्तमान में करीब 360 किलोमीटर लंबाई में एसएच और फिर एमडीआर सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष में विभाग की 90 परियोजनाओं को समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करा लिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने यह बातें शुक्रवार को पथ निर्माण विभाग की प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखते हुए तुरंत कार्य योजना तैयार करें, इससे अगले साल प्रस्तावित कार्यों का काम शुरू किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कार्य के लिए आगामी बजट में राशि उपलब्ध कराने के लिए विभाग प्रयास करेगी। पथ निर्माण विभाग जनोपयोगी परियोजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता देगी, जिसके साथ ही मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए ढूंढ संकल्पित है। छठ पर्व पर बिहार आने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। छठ पूजा को लेकर के रेलवे ने 1.5 दर्जन ट्रेनें चलाने को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दूं कि आनंद विहार नई दिल्ली से बिहार के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। यह भीड़ को लेकर के रेल प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। शुक्रवार को भी मुजफ्फरपुर सप्त क्रांति एक्सप्रेस में भीड़ को देखते हुए रेल अधिकारी चौकस रहे। स्टेशन और चेकिंग स्टाफ ने हादसे की आशंका में पायदान पर खड़े यात्रियों को कोच में जाने की हिदायत दी है। अब ट्रेनों में छठ पर्व की भीड़ उमड़ने लगेगी। जहां छठ 6 नवंबर से बिहार का मुख्य पर्व छठ की शुरुआत होगी, लिहाजा 5 नवंबर तक डाउन की ट्रेनों में भीड़ उमड़ेगी। रेलवे भीड़ के नियंत्रण के लिए बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इसमें कुछ ट्रेनें अगस्त से संचालित है। नवंबर के मध्य तक चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में भीड़ उमड़ पड़ेगी। इसे लेकर के रेल प्रशासन चौकस है। छठ को देखते हुए दीपावली के अगले दिन से ही गाड़ियों में भीड़ बढ़ने लगी है। रेलवे के अनुसार कल तक बिहार जाने वाली यात्रियों में भीड़ और बढ़ेगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में मजबूत पिलर की तरह खड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अब नई पारी खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने नई पार्टी आप सबकी आवाज बना करके न सिर्फ अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, बल्कि 140 सीटें भी तय कर दी है। हालांकि उनका पहला फोकस अपने संगठन को मजबूत करने पर है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2025 में जेडीयू के लिए ये परेशानी का सबब बन सकते हैं। नीतीश कुमार से अनबन के बाद आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और फिर बीजेपी से दरकिनार होने के बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। पार्टी का ऐलान करने के बाद जिस तरह से उन्होंने परोक्ष रूप से नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून और फिर बिहार में शिक्षा की खराब स्थिति पर सवाल उठाए हैं, उससे साफ है कि राजनीति में उनके निशाने पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ही रहेगी। नीतीश कुमार और फिर आरसीपी सिंह दोनों ही नालंदा जिले से आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं न कहीं 2025 में आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए चुनौती बनेगी। चर्चा ये भी है कि आरसीपी सिंह उन्हीं सीटों पर निशाना साध सकते हैं जिन पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी। जब पिछले चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ करके जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, अब आरसीपी सिंह ने पार्टी बना करके अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान कर दिया है। वह भी बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। जब दिवाली के दिन अपनी पार्टी का ऐलान करके बिहार की राजनीति में उन्होंने हलचल मचा दी है। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं के मानदेय में भारी वृद्धि की है। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। उन्होंने बताया है कि वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आपको बता दूं कि राज्य के सभी विभागों के कनीय अभियंताओं का नोडल विभाग जल संसाधन ही
है, इसलिए मानदेय वृद्धि की अधिसूचना भी जल संसाधन विभाग से जारी हुई है। इन कर्मियों को अब प्रतिमाह 34,000 की जगह 60,000 रुपए मिलेंगे। दरअसल बिहार सरकार के सभी विभागों में संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं की संख्या करीब 2,000 है। जब सरकार ने इन सभी के मानदेय में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए हैं, जहां इससे पहले साल 2019 में इनके मानदेय में वृद्धि कर दी गई है, अब एक बार फिर से इनका मानदेय बढ़ा है। दोस्तों, यूपी और बिहार के युवाओं को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। इनका इंतजार अभी भी खत्म नहीं होने वाला है। यूपी पुलिस और फिर बिहार पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दीपावली पर रिजल्ट जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि इस सप्ताह जारी हो सकता है। हालांकि इस बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दोस्तों, दीपावली के बाद बिहार की आबो हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। AQI लेवल खतरनाक रेखा के पार जा चुका है। ऐसे में दिल्ली से भी प्रदूषित हवा अब बिहार की हो गई है, यानी कि दिल्ली से ज्यादा खराब बिहार की हवा है। राजधानी पटना समेत कई जिलों का AQI 200 के पार चला गया है, जो जीव के स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। वहीं पर आपको बता दूं कि शुद्ध वातावरण के लिए AQI 100 के नीचे होना चाहिए। बीते 24 घंटे में हाजीपुर का AQI 346 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पर केंद्र की राजधानी दिल्ली की AQI की बात करें तो 328 है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पटाखे बैन होने के बाद भी हाजीपुर में जमकर के आतिशबाजी हुई, जैसा यहाँ धूल कण की मात्रा अधिक होना भी वायु प्रदूषण स्तर को बढ़ाने का एक कारण माना जा रहा है। वहीं पर अगर मुजफ्फरपुर में AQI की बात करें तो 290, पूर्णिया में 237, भागलपुर में 253, गया में 189, सहरसा में 251, सिवान में 267, छपरा में 264, बेगूसराय में 260 और समस्तीपुर में 237 AQI लेवल दर्ज किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक इस AQI में हवा काफी प्रदूषित हो गई है। ऐसे में खांसी, टीबी, लंग्स की बीमारी और फिर कैंसर के मरीज घर में रहें, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। इन लोगों के लिए ये प्रदूषण स्तर खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, बिहार के बक्सर के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है, जब बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने सुधाकर सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेता ने बक्सर सांसद पर आधारहीन बयान देते हुए मानहानि अपराध करने का आरोप लगाया है। पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता राकेश कुमार शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए परिवाद में भाजपा के महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बक्सर के सांसद ने गलत बयानबाजी करके उनके खिलाफ गलत बात कही है, जो आपराधिक मानहानि का अपराध है। उन्होंने कहा है कि सुधाकर सिंह ने 29 अक्टूबर 2024 को एक ऑनलाइन चैनल पर इंटरव्यू में कहा था कि बक्सर में उन्होंने 12 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। इस दौरान उन्होंने असंसदीय, असत्य, अपमानजनक और फिर आधारहीन आरोप एवं भाषा का भी आरोप लगाया है, प्रयोग किया है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने उपचुनाव के लिए जनसुराज पार्टी द्वारा चुने गए उम्मीदवारों पर उठ रहे सवालों का जवाब गया में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जनसुराज कभी भी गलत लोगों को अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगा। जब आप जिस जितेंद्र पासवान की बात कर रहे हैं, जो इमामगंज से उम्मीदवार है, उन्हें इमामगंज से के लोग डॉक्टर साहब कहकर के बुलाते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप और फिर हम सब जानते हैं कि पिछले 35 सालों में लालू नीतीश के राज में प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप और हम सब जानते हैं कि 35 सालों में लालू नीतीश के राज में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। गांव में जो भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, वह इन्हीं मेडिकल प्रैक्टिशनरी के बल पर चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जितेंद्र पासवान अकेले ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, जब पूरे बिहार में 1 लाख से ज्यादा मेडिकल प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं और अगर उन्होंने किसी तरीके का कानून तोड़ा है तो फिर नीतीश बीजेपी की सरकार उन पर कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रैक्टिशनरों को नीतीश कुमार ने कहा था कि ट्रेनिंग देकर के डिग्री दी जाएगी। नीतीश कुमार ने वोट लेने के बाद इस तरीके की बात कही थी, लेकिन वे भी पूरा नहीं किया। अगर सरकार इन लोगों के बिना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कर सकती है तो फिर वे भी करके दिखा दे। दोस्तों, जमीन सर्वे को लेकर के 100 घोषणा के लिए जरूरी प्रपत्र 2 को भर करके उसे ऑनलाइन आवेदन करने वाला विभागीय सर्वर शुक्रवार को कुछ देर के लिए खुला, लेकिन फिर ठप हो गया। इससे रैयतों को ऑनलाइन 100 घोषणा करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण बड़ी परेशानी अन्य जिले या फिर राज्यों में रहने वालों को हो रही है। जब सर्वर काम नहीं करने या फिर इसे ठीक होने से संबंधित कोई भी सूचना विभागीय वेबसाइट पर नहीं है। दूसरी तरफ स्थानीय रैयत जब 100 घोषणा के लिए जरूरी प्रपत्र 2 भर करके ऑफलाइन जमा करने के लिए सर्वे शिविरों में जमा जा रहे
रहे हैं तो फिर अधिकांश जगहों पर पावती रसीद देने में आनाकानी हो रही है। हालात यह है कि सर्वे शिविरों में भीड़ लग रही है, या साथ ही वहां दलालों के माध्यम से जमीन सर्वे के सभी काम सुलभ तरीके से करवाने का प्रस्ताव भी रैयतों को मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार राज्य एवं भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा उपलब्ध वेबसाइट www.dlrs.bihar.gb.in पर पिछले 7 दिनों से ठप पड़ा है, यानी कि ये वेबसाइट ठप पड़ा हुआ है। इसके सर्वर में एरर बताया जा रहा है। इसी वेबसाइट के माध्यम से रैयत अपना प्रपत्र 2 भर करके उसे ऑनलाइन जमा करते थे। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में हैं और ट्रेंड कर रहे हैं। इसी बीच लगातार लॉरेंस बिश्नोई के नाम से अलग अलग जगहों से रंगदारी की खबरें भी सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बिहार के गोपालगंज जिले में 2 डॉक्टरों से रंगदारी की डिमांड फ़ोन कॉल्स के जरिए किसी ने की है। डॉक्टर समेत उनके परिवार की चिंता इस बात ने दोगुनी कर दी है कि रंगदारी मांगने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। जब गोपालगंज के बरौली बाजार स्थित 2 डॉक्टरों से रंगदारी की डिमांड की गई है। डॉक्टरों को फोन करके अपराधियों ने रंगदारी की मांग की है और उसे पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी है। दोनों को धमकी मिलने के बाद दोनों डॉक्टर सदमे में तथा दहशत में हैं। जब दोनों डॉक्टरों ने पुलिस को आवेदन देकर के रक्षा करने की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि दोनों डॉक्टरों के पास किसी मोबाइल से वीडियो कॉल आया जिसमें कॉल करने वालों ने रंगदारी की मांग की। जब पुलिस आवेदन लेकर के डॉक्टर के पास गए, जब कॉल के मोबाइल नंबर की जांच कर रहे हैं, जब दोनों डॉक्टरों से 1.5 लाख रुपए की डिमांड की गई है। दोस्तों, बिहार में आगामी 26 नवंबर से होने वाले पैक्स चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार कर ली गई है। इसमें हटाए गए सदस्यों के नाम भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जोड़ दिया गया है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने वेबसाइट पर मतदाता सूची अपलोड कर दी है। इसी मतदाता सूची के अनुसार पैक्स चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। यह सभी पैक्सों की अलग अलग मतदाता सूची तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार इस पर खुशी जताई है। जब राज्य में अभी 6382 पैक्सों में चुनाव कराए जा रहे हैं। मतदाता सूची के अनुसार कुल मिलाकर के 87 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। इसके लिए 19,478 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 531 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र पोलिंग बूथ पूर्वी चंपारण जिले में है, जहां पर 1354 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुजफ्फरपुर में 962, पश्चिमी चंपारण में 855, सारण में 835, समस्तीपुर में 781, गया में 743, सिवान में 735, रोहतास में 729, पटना में 603, गोपालगंज में 682 बनाए गए हैं। इसके अलावा मधुबनी में 659, वैशाली में 633, सुपौल में 518, सीतामढ़ी में 543, शिवहर में 154, शेखपुरा में 94, सहरसा में 426, पूर्णिया में 490, नवादा में 457, नालंदा में 539, मुंगेर में 189, मधेपुरा में 535, लखीसराय में 198, किशनगंज में 525, खगड़िया में 308, कटिहार में 440, कैमूर में 345, जमुई में 230, जहानाबाद में 190, दरभंगा में 510, बक्सर में 411, भोजपुर में 588, भागलपुर में 353, बेगूसराय में 373, बांका में 278, अरवल में 169, अररिया में 353 मतदान केंद्र बनाए गए। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने प्रधान शिक्षक परीक्षा में सफल होने वाले सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और असीम शुभकामनाएं दी है। जहां अपने बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार हमने बीते वर्ष आज ही के दिन पिछले साल 2 नवंबर को रिकॉर्ड बनाते हुए गांधी मैदान से एक राज्य में, एक दिन में, एक विभाग में एक साथ 1,20,336 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा था। अगस्त 2022 में सरकार में आने के बाद हमने मात्र 17 महीने में 5 लाख नियुक्तियां की तथा विभिन्न विभागों में 3 लाख से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन करवाई। उन्होंने कहा कि हमारी पहल और फिर प्रेरणा से प्रथम बार यानी कि पहली बार बिहार में नौकरी मिलने के बाद नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम किए जाने लगे, जिसका अनुसरण भारत सरकार ने भी करना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि हमने 17 महीने के अल्प कार्यकाल में युवा जोश, नई सोच, नई दृष्टि और फिर नए विजन के साथ नौकरी रोजगार प्रदान करने एवं नियुक्ति प्रक्रिया के जो मापदंड स्थापित किए गए, जब उससे लाखों अभ्यर्थी लाभान्वित होते रहेंगे। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने हेडमास्टर भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। जब परीक्षार्थी www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर के परिणाम चेक कर सकते हैं। प्रधान शिक्षक के पद पर 36,947 और फिर प्रधान अध्यापक के पद पर 5,971 अभ्यर्थी पास हुए हैं। दोनों मिलाकर के 42,918 अभ्यर्थी पास हुए हैं। जब प्रधान शिक्षक प्रिंसिपल होंगे, लेकिन वे क्लास 1 से 8 तक के लिए होंगे। जब वहीं पर उच्च माध्यमिक स्कूलों में जो प्रिंसिपल बनेंगे वे क्लास 9 से 10 और फिर
11 से 12 के लिए होंगे। हेड मास्टर परीक्षा का आयोजन 28 और 29 जून को किया गया था। इस परीक्षा में 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। दोस्तों, हेल्थ विभाग में नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है। राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी बिहार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य और फिर कल्याण केंद्र में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों के लिए भर्तियां निकाली है। जिन उम्मीदवारों के पास इन पदों से संबंधित योग्यता है और फिर आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं, तो फिर वे हेल्थ विभाग की आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ विभाग की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और उम्मीदवार 21 नवंबर तक या फिर उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से विभाग में कुल 4500 पदों पर बहाली की जाएगी। या अगर आप भी यहां पर नौकरी करने का विचार कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले हेल्थ विभाग के इस भर्ती के लिए जो कोई भी आवेदन कर रहे हैं, उनकी न्यूनतम आयु सीमा 21 साल होनी चाहिए। साथ ही अधिकतम आयु सीमा आरक्षण कोडियों श्रेणियों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। दोस्तों, बिहार के 4 शहरों पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री एवं फोड़ने पर प्रतिबंध के बावजूद भी दिवाली के एक दिन बाद हाजीपुर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। राज्य सरकार के राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी के निर्देश के बाद दीपावली के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में हरित पटाखों सहित सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या फिर उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI खराब हो गया। हाजीपुर में AQI 332 पर पहुंचने के बाद वायु की गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब रही। विशेषज्ञों के अनुसार हवा की कम गति के कारण कुछ शहरों में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बिहार के शहरों में हाजीपुर सबसे खराब AQI स्तर पर था, जब बोर्ड ने 265 शहरों का दैनिक वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है। दीपावली के बाद आज 3 नवंबर को भाई दूज का त्यौहार है। आज 3 नवंबर को भाई दूज होने से लोगों का सफ़र करना जारी है। बीते 4-5 दिनों की तुलना में ट्रेनों और फिर बसों में भीड़ कम रही, लेकिन सीटों की मारामारी जारी रही। भाई दूज को लेकर के बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों तो भाई अपने बहनों के घर जाएंगे। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा ने बताया है कि आज बसों में भीड़ बढ़ने की संभावना है। रोडवेज ने यात्रियों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बसों के संचालन की व्यवस्था की है। इधर बिहार जाने वाली ट्रेनों में छठ पूजा को लेकर के यात्रियों की खास भीड़ है। अगले 1-2 दिन में छठ पूजा को लेकर के घर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। रेलवे के स्तर से दिल्ली से बिहार के रूट पर त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। दोस्तों, बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के प्रचार में जमकर की आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक और फिर पार्टी के स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर ने केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान एवं मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी को पलटू बताते हुए कहा कि ये उन्हें भी नहीं पता होगा कि कब पलट करके वे राजद के साथ आ जाएंगे। प्रशांत किशोर ने इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी विजेंद्र पासवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में 2 ही पार्टियां हैं, एक लालू यादव की राजद और दूसरी नरेंद्र मोदी की भाजपा। उन्होंने कहा कि जदयू के नीतीश कुमार और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी भी नहीं जानते हैं कि वे कब पलट करके लालटेन थाम लेंगे और कब कूद करके कमल पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले जनता कहती थी कि हमारे पास विकल्प की कमी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जनता के पास जनसुराज का विकल्प है, जिसकी सोच समाज के अच्छे लोगों को राजनीति से जोड़ना और फिर जनता का राज स्थापित करना। उन्होंने आगे कहा कि उपचुनाव में जनता को संकल्प लेना होगा कि वे अपने बच्चों के भविष्य, उनकी शिक्षा और फिर रोजगार के लिए वोट करेंगे, ना कि मांझी या फिर किसी अन्य नेता के बच्चे को राजा बनाने के लिए। प्रशांत किशोर ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगले साल 2025 के छठ के बाद आपके बच्चे, पति और फिर आपके भाई को अपना घर परिवार छोड़ करके दूसरे राज्य में मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। जनसुराज ये सुनिश्चित करेगा कि बिहार के युवाओं को बिहार में 10-12 हजार रुपए का रोजगार मिले। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 4 नवंबर को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। इस दौरान राजद प्रत्याशी अजित सिंह के लिए वे जनता से वोट मांगेंगे। यह जानकारी के मुताबिक कर्मनासा से पंजवारा तक रोड शो करेंगे। ये यात्रा 40 किलोमीटर की होगी। आपको बता दूं कि अजित सिंह बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह के भाई हैं। यह इनके पिता जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यह मीडिया से बातचीत करने के दौरान सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 3 नवंबर को ही रामगढ़ पहुंच जाएंगे। वे 4 नवंबर को रोड शो करने के बाद
रात में यहीं पर विश्राम करेंगे। उपचुनाव में पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह के सांसद बनने के बाद रामगढ़ विधानसभा सीट खाली हुई है। पिता जगदानंद सिंह भी यहां से विधायक रह चुके हैं। उपचुनाव से ठीक पहले अजित सिंह जेडीयू छोड़कर के आरजेडी का दामन थामे थे, जब यहां से बीजेपी ने राजपूत जाति से ही आने वाले पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को मैदान में उतारा था। दोस्तों, कहते हैं कि जुनून उम्र नहीं देखती है। अगर एक इंसान ने ये ठान लिया है कि उसे जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो फिर वह अपनी आखिरी सांस तक प्रयास करना नहीं छोड़ता। अभी हम आपको बताएंगे ऐसे ही एक कहानी बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली प्रभावती कुमारी के बारे में, जिन्होंने अपने 3 बच्चों और फिर घर को संभालते हुए भी अपनी मेहनत से बीपीएससी की परीक्षा पास कर ली। इनकी कहानी सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है। जहाँ प्रभावती एक शादीशुदा महिला है और फिर उनके 3 बच्चे भी हैं। वह अपने तीनों बच्चों को भी संभालती थी, अपने घर के सारे कामकाज भी खुद करती थी और फिर इसके अलावा वह अपने पढ़ाई के लिए भी समय निकालती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि घर के कामकाज में व्यस्त होने के कारण अक्सर उन्हें दिन में पढ़ाई करने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था, इसलिए वह रात 1 बजे तक पढ़ती थी और फिर सुबह 4 बजे ही उठ करके पढ़ने लग जाती थी। कई सालों से वह बस इतना ही समय की नींद ले रही थी। आपको बता दूं कि घर को संभालने के अलावा प्रभावती खुद भी गाँव के विद्यालय में पढ़ाने भी जाती थी और फिर वापस लौट करके अपने बच्चों को पढ़ाती थी और साथ ही घर के कामकाज भी करती थी। आपको बता दें कि प्रभावती बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव चकसाहो की रहने वाली है। जब उनके पढ़ाई के सफर की बात करें तो वह पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट है। वह साल 2003 से अपने गांव के विद्यालय में पंचायत शिक्षिका के पद पर काम कर रही है। उन्होंने अपनी सफलता के पीछे का श्रेय अपने परिवार को दिया है। खास करके उन्होंने वो एक इंटरव्यू में ये बताया था कि उनके पति का उनके करियर में एक बड़ा समर्थन रहा है। दोस्तों, जेडीयू के बिहार विधान परिषद सदस्य और फिर मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव की से सवाल पूछ दिया। हाल के दिनों में तेजस्वी यादव के ऊपर सैलरी घोटाले का आरोप और फिर चुनाव आयोग में सैलरी घोटाले से जुड़े हुए 700 पन्नों का दस्तावेज देने के बाद नीरज कुमार के ऊपर मानहानि का नोटिस तेजस्वी यादव ने भेजा था, जिसके बाद नीरज कुमार ने कहा था कि हम नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। अब एक बार फिर से नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आखिर लालू प्रसाद यादव की सक्रियता बिहार में हो रहे उपचुनाव और फिर झारखंड विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के स्टार प्रचारक हैं, तो फिर वे गायब कहाँ है? किसने लालू प्रसाद यादव को रोक रखा है? नीरज कुमार ने कहा है कि लालू यादव एक सक्षम नेता है, आखिर उन्हें अक्षम क्यों कर दिया गया है? जेडीयू एमएलसी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव पटना की सड़कों पर घूमते हैं, वे मरीन ड्राइव जाते हैं, आखिर क्या कारण है कि लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक स्वीकार्यता को नकारा जा रहा है? आरजेडी के अंदर लालू प्रसाद यादव को नजरबंद करने का जिम्मेदार कौन है? इसका आप खुलासा कीजिए। तेजस्वी यादव ये बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के स्टार प्रचारक में लालू प्रसाद यादव कहां है? नीरज कुमार ने आगे कहा कि बिहार में उपचुनाव के महागठबंधन उम्मीदवार के नामांकन में भी उनकी उपस्थिति नहीं रही, उनकी झारखंड में उपस्थिति नहीं हुई। आखिर किसने लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर डाला है? इस तथ्य का जरूर खुलासा होना चाहिए। लालू यादव क्या अक्षम हो गए हैं? दोस्तों, लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए टीकाकरण किया जाता है, यानी कि वैक्सीन दिया जाता है। लेकिन अब खबर सामने आई है कि बिहार में लड़कियों को, किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण में देर होगी, क्योंकि अब तक टीका यानी कि वैक्सीन की खरीद के लिए टेंडर भी नहीं हो सका है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने से लेकर के वैक्सीन की आपूर्ति होने में 2 महीने के से अधिक समय लग सकता है। सर्वाइकल कैंसर से बचाने वाली इस टीके को बनाने वाली कंपनियां आधा दर्जन से भी अधिक कम है। हालांकि टीकाकरण की औपचारिक शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कर चुके हैं। नीतीश कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल चुकी है। विभिन्न जिलों में 9 से 14 आयु वर्ग की लगभग 95 लाख लड़कियों को मुफ्त में टीका दिया जाना है। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत लड़कियों के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण को लगभग 2 माह पहले ही राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है। वैक्सीन की 2 खुराक 6 महीने के अंतराल पर देना है। इस योजना पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होंगी। जब स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जल्द ही वैक्सीन खरीद के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी करके खरीद होगी। टीकाकरण के इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आशा और फिर परिचारिका सहित स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। यह संभावना है कि दिसंबर तक
विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मी स्कूलों में जाकर के 9 से 14 आयु वर्ग के लड़कियों को टीका लगाएंगे। अस्पतालों में भी टीका लगाया जाएगा। दोस्तों, बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजीर फल विकास योजना 2024-25 के लिए सभी जिलों के किसानों को अंजीर की खेती के लिए 50-50 हज़ार की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। खबर के अनुसार इस योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर अंजीर की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष 30,000 रुपये, द्वितीय वर्ष 10,000 तथा तृतीय वर्ष 10,000 रुपये दी है। किसान न्यूनतम अनुदान का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी में 78.56%, अनुसूचित जाति 20% एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.44% किया जाएगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30% महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों, आज प्लासमनी पंचायत के मुखिया हसन रेजा AIMIM में शामिल हुए। एक कार्यक्रम के माध्यम से मुखिया हसन रेजा को AIMIM में सदस्यता दिलाई गई है और यह कार्यक्रम किशनगंज AIMIM कार्यालय में हुआ है, जहाँ यहाँ पर कई सारी वक्ताओं ने जमकर के भाषण दिया। उन्हीं में से एक है AIMIM के जिला अध्यक्ष हैबर बाबा। AIMIM के जिला अध्यक्ष हैबर बाबा ने मुखिया हसन रेजा का वेलकम किया, स्वागत किया और कहा कि आप AIMIM में शामिल हुए, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपने जो AIMIM पार्टी में ज्वाइन की है ये पूरी तरीके से देख करके, परख करके, समझ करके तब ज्वाइन की है। यानी कि आपको AIMIM पार्टी बढ़िया लगा, देखा, समझा, उसके बाद ज्वाइन किया। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ किशनगंज AIMIM जिला अध्यक्ष हैबर बाबा कई सारे मुद्दों पर बात की है। जैसे कि हाल फिलहाल आपको पता होगा कि गिरिराज सिंह और प्रदीप सिंह सीमांचल आकर के जिस तरीके के भाषण दिए, बयान दिए, उसी को लेकर के हैबर बाबा ने गिरिराज सिंह और प्रदीप सिंह को जम करके लताड़ लगाई। जहां AIMIM जिला अध्यक्ष हैबर बाबा ने कहा कि गिरिराज सिंह और प्रदीप सिंह जो बातें कह रहे हैं वे बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसके साथ ही AIMIM जिला अध्यक्ष हैबर बाबा ने कहा कि ये लोग जितना भोग सकना है भोग ले, लेकिन OBC साहब के सामने में और अख्तर उल ईमान के सामने में ये लोग जीरो हैं, ये लोग कुछ भी नहीं है। आपको बता दूं कि हैबर बाबा ने कहा कि OBC साहब और अख्तर उल ईमान साहब जब बोलते हैं तो इन लोगों को डर के भाग जाना पड़ता है। साथ ही साथ AIMIM जिला अध्यक्ष हैबर बाबा ने कहा कि 100 दिन की बुज़दिल की जिंदगी से बेहतर 1 दिन की इज्जत की जिंदगी जीना बेहतर है। AIMIM एक ऐसी पार्टी है जो बुज़दिल की पार्टी नहीं है, बल्कि एक शेर की पार्टी है, टाइगर की पार्टी है। AIMIM में जितने भी लोग हैं सब टाइगर हैं, सब शेर हैं। साथ ही साथ हैबर बाबा ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और अख्तर उल ईमान शेर है, टाइगर है, या उनके सामने कोई कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। और साथ ही साथ AIMIM के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब टाइगर हैं, शेर है, जो भी बोलते हैं खुल करके बोलते हैं, दिल से बोलते हैं और डट करके बोलते हैं, निडर होकर के बोलते हैं। और भी बहुत सारी बातें कही है AIMIM के जिला अध्यक्ष हैबर बाबा ने। दोस्तों, किशनगंज में जाम की समस्या हमेशा लगी रहती है और ये जाम ज्यादातर टोटो की वजह से होती है, ई रिक्शा की वजह से होती है। ई रिक्शा वालों के मनमानी के कारण किशनगंज शहर में हमेशा जाम लगी हुई रहती है। किशनगंज शहर में जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस की भी तैनाती की गई है, लेकिन फिर भी ये नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि किशनगंज में टोटो वाले इस कदर पूरे शहर को अपने कब्जे में कर रखा है कि यहाँ पर आप स्मूथली तरीके से कहीं भी आ नहीं जा सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पर यातायात DSP भी तैनात किए गए हैं, लेकिन फिर भी किशनगंज शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और इसका एक ही मुख्य कारण है, वो है ई रिक्शा। जैसे कि आपको पता है कि अभी पर्व त्योहार का सीजन चल रहा है और इस सीजन में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, लोग खरीदारी करने के लिए शहर आते हैं, लेकिन शहर में उनको कई सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और उनमें सबसे एक अहम है ट्रैफिक व्यवस्था। ट्रैफिक को लेकर के लोगों को काफी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसको लेकर कोई भी बोलने वाले नहीं है। जो खबर आपको हम बता रहे हैं ये हिंदुस्तान के सौजन्य से लिया गया है और उसी के माध्यम से ये खबर आपको बताई जा रही है। आपको बता दें कि किशनगंज शहर में त्योहार के समय ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना काफी मुश्किल है। इसकी मुख्य वजह टोटो चालकों का ट्रैफिक नियम से अलग परिचालन करना माना जाता है। कोई ऐसा रोड नहीं जहां पर टोटो वाले अपने मनमानी नहीं करते हों। किशनगंज जिले में इसी साल यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सरकार की ओर से यातायात थाना खोला गया। यहाँ पर यातायात DSP भी तैनात किए गए। किशनगंज शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के सुचारू रूप से परिचालन के लिए जगह जगह ट्रैफिक पुलिस की
तैनाती भी की गई। इसमें अधिकांश जगहों पर महिला होमगार्ड भी तैनात किए गए, लेकिन होमगार्ड के भरोसे ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करना मुश्किल लग रहा है। दीपावली से लेकर के छठ पर्व तक यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था पर भारी दबाव रहता है। जब पर्व में खरीदारी करने के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के अलावा जिला से सटे पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती गाँव के लोग भी यहाँ आते हैं, जिस कारण बाजारों में भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना चुनौती भरा होता है। या कभी कभी तो जाम लग जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस भी बेबस हो जाते हैं। धनतेरस के बाद दीपावली पर्व की खरीदारी काफी जम करके हुई। ऐसे में बाजार में भी भीड़ जम करके हुई, लेकिन बाजार में टोटो चलने से लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। ये स्थिति देखी गई है। आपको बता दें कि किशनगंज शहर में अब तक टोटो के लिए कोई भी स्थानीय ठिकाना नहीं है। ऐसे में टोटो चालक अपने मन अनुसार सड़क पर कहीं भी गाड़ी लगा करके रोक करके सवारी बैठा लगते हैं। जब पहले से निर्धारित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई बार टोटो के परिचालन को लेकर के रूट चार्ट तय करने और फिर जोन वाइज स्थल चिन्हित करने की बात डीएम से हुई थी, लेकिन ये सब अब तक कागजातों पर ही सीमित है। कुछ दिन पहले ही किशनगंज डीएम विशाल राज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शहर में ई रिक्शा और फिर ऑटो के परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए जोन वाइज स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिए हैं। वहीं पर ई रिक्शा और फिर ऑटो संघ के साथ बैठक करने का भी निर्देश जारी किए गए हैं। यह शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह ट्रैफिक पुलिस तैनात किए गए हैं। इनमें किशनगंज शहर के धर्मगंज चौक, कैलटेक्स चौक, बाजार चौक, गांधी चौक, भगत टोली रोड, सौदागर पट्टी रोड, चूरी पट्टी पुल, डे मार्केट, ओवर ब्रिज समेत अन्य जगहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव धर्मगंज रेल गुमटी, कैलटेक्स रेल गुमटी, गांधी चौक, बाजार चौक, भगत टोली रोड, सौदागर पट्टी, चूरी पट्टी, रमजान पुल पर रहता है। दोस्तों, किशनगंज के बहादुरगंज लोहागड़ा हाट के पास एक घर में अज्ञात चोरों का कहर टूट पड़ा है। यहाँ पर चोरों द्वारा लाखों के जेवरात और नगद की चोरी कर ली गई है। जी हाँ, किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोहागड़ा हाट के पास एक घर के मेन गेट का ताला काट करके अज्ञात चोरों ने लाखों के जेवरात सहित नकदी रुपये और फिर अन्य सामानों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर के मौके से भाग निकले हैं। गृह स्वामी मोहम्मद फैयाज के द्वारा घटना की लिखित शिकायत बहादुरगंज थाना में दर्ज कराई है। हम आपको इस घटना के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी देंगे। तो ये मामला किशनगंज जिला के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के लोहागड़ा हाट के पास एक घर में एक चोर द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है और यहाँ पर जेवरात, नकदी सहित अन्य सामान के लाखों रुपए के सामान चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसको लेकर के जानकारी देते हुए गृह स्वामी मोहम्मद फैयाज ने बताया है कि देर रात वे अपनी पत्नी के साथ लोहागड़ा हाट के समीप स्थित अपने घर में सो रहे थे, जहाँ अज्ञात चोरों द्वारा घर के मेन गेट का ताला काट करके उनके कमरे में रखे अलमारी को खोल करके उसने रखे लगभग 4.5 भरी सोने के जेवरात सहित 70 भरी चांदी के जेवरात और 60 से 70 हजार रुपए नगद रुपए और फिर अन्य सामान लेकर के मौके से भाग निकले। जहां पर घटना की जानकारी उन्हें देर सुबह नींद खुलने पर तब हुआ जब घर का सामान चारों ओर बिखरा अवस्था में पड़ा हुआ था। वहीं पर इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष बहादुरगंज अभिषेक रंजन ने बताया कि पीड़ित गृह स्वामी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज करके मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जल्द ही कांड का सफल तरीके से उद्भेदन करके कांड में शामिल आरोपियों की शिनाख्त करते हुए उन्हें जेल भेजने की कवायद पुलिस के द्वारा की जाएगी। आपको बता दो कि ठंड के मौसम में शुरुआत से ही थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में जहां इजाफा होने लगा है, वहीं पर पुलिस चोरी की घटनाओं में कमी लाने में विफल साबित हो रही है, जिस कारण चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। वहीं पर आम जन चोरी के बढ़ रहे आतंक के कारण भय के माहौल में जीने पर मजबूर हो गए हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।